Hello everyone, welcome back to my channel Scholar Spot. So today in this video we are going to continue the series of Vision IS PT 365 environment for the year 2023. Okay, so today we are going to start with the second unit, that is pollution. So the very first topic that we have here is air pollution. Okay, तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल आज के लिए रहेगा हमारा पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन. तो अभी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, न्यू टारगेट्स फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ओके, तो हमें पता है कि हमारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये एम करता है कि हम लोग हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर पोल्यूशन है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सके, या फिर जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, उनको हम कैसे लिमिट कर सके. ठीक है, तो इससे रिलेटेड सेंटर ने कुछ नए टारगेट सेट किए हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर. तो यहाँ पर न्यूज में ये इसलिए रहा है बिकॉज टारगेट सेट हुआ है कि हमें 40% रिडक्शन लाना है. ठीक है, we have a set the center has set a new target of 40% reduction in particulate matter concentration in cities covered under the national clean air program by 2026. ओके, और इसको पहले के गोल से अपडेट किया गया है. पहले का टारगेट क्या था कि हमें 20 to 30% रिडक्शन करना है बाय द ईयर 2024, बट जो रिसेंटली सेंटर ने नया टारगेट सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली अभी हमें 40% रिडक्शन करना है बाय 2026. ठीक है, ये तो हो गई न्यूज के बारे में कि न्यूज में ये क्यों आया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्यों आया, बिकॉज सेंटर ने न्यू टारगेट सेट किया हुआ है. थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है क्या. सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको 2019 में लॉन्च किया गया था ताकि वो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सके कि किस तरीके से हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मिटिगेशन एक्शंस बनाए ताकि हम प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके एयर पोल्यूशन को. ठीक है, सो इनिशियली इट हैज envisaged to achieve targets of 20 to 30% reduction in PM10 and 2.5 concentration by 2024 across the country. ये सेम पॉइंट है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पहले जो गोल था वो ये था कि 2024 तक के PM10 और PM2.5 इसको रिड्यूस करना है हमें 20 to 30% से 2017 का बेस ईयर लेकर. बट अभी जो न्यू टारगेट बना है उसके हिसाब से हम लोगों को 2026 तक 40% का रिडक्शन करना है. अब इसकी कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो क्या करता है, इट प्रिपेयर सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स. जो भी सिटीज इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर आती है उनके लिए ये लोग सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स बनाते हैं. जैसे कि उस पर्टिकुलर सिटी का जो एयर क्वालिटी होगा उसको मॉनिटर करना, वहां पर जो व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशंस है उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. इन देन दे वर्क ऑन इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो एनसीएपी है, एनसीएपी क्या करता है, ये सिटी स्पेसिफिक पॉइंट्स बनाता है. ठीक है, सिटी स्पेसिफिक टारगेट सेट करता है. अब ये एनसीएपी की बात करें तो ये 132 सिटीज में इंप्लीमेंट किया गया है. 123 नॉन अटेनमेंट सिटीज है. मतलब एनसीएपी ने ऐसे आइडेंटिफाई किया है कि ऐसी कुछ सिटीज है जो अभी तक के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 5 साल से कॉन्सिक्यूटिवली वो इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही है, मतलब दे हैव नॉट येट स्टिल अचीव दैट टारगेट. ओके, देन इसके बाद में नेक्स्ट बोला गया है 8 million plus cities identified by 15th commission for receiving performance based grant for air quality improvement. उसके बाद हमें देखने को मिलता है प्रना. प्रना एक पोर्टल है फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज. ठीक है, ये क्या करता है, ये इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंटेशन को चेक करता है, मॉनिटर करता है एनसीएपी के. और प्रना बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा पोर्टल मेंटेन किया गया है जिसमें हम लोग रेगुलेट करते हैं कि जो भी नॉन अटेनमेंट सिटीज है जहां पर टारगेट कॉन्सिक्यूटिवली 5 years से अचीव नहीं किए गए उनको हम लोग रेगुलेट करते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में. उससे कुछ रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक न्यूज है आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण. ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या न्यूज है, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है. इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी इसको लॉन्च किया जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल लॉन्च दिस. ओके, दिस इज नॉट येट लॉन्च, दिस विल बी लॉन्च अंडर एनसीएपी. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको लॉन्च करेगा अंडर एनसीएपी प्रोग्राम. 131 सिटीज को इसमें रैंकिंग दी जाएगी जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस सिटीज ने सिटी एक्शन प्लान जो एनसीएपी ने बनाया है एयर पोल्यूशन के रिडक्शन के लिए वो फॉलो किया है या नहीं किया है. और सिटीज को 3 ग्रुप में उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा. द फर्स्ट वुड बी पॉपुलेशन विच विल बी ग्रेटर देन 10 lakh, पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 lakhs एंड पॉपुलेशन विल बी लेस देन 3 lakhs. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है पॉपुलेशन के बेसिस पे. द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 lakh, द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 lakhs एंड पॉपुलेशन लेस देन 3 lakhs. So for this सर्वेक्षण
cities are required to, number one, to do the self annual assessment. जो भी पना ऑनलाइन पोर्टल है उसके हिसाब से उनको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है एनुअली. Then second one is report implementation of activities and measures taken in respect of solid waste management, road dust management, management of construction and demolition waste, control of vehicular emission and industrial pollution. मतलब यहाँ पर उनको रिपोर्टिंग करनी होगी जो भी एक्टिविटीज और मेजर्स उन्होंने अंडरटेक किए हैं, कि वो ये सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, व्हीकुलर एमिशन से जो भी पोल्यूशन हो रहा है उनकी सिटीज में उसको लेकर उन्होंने क्या मेजर लिया है, क्या किस तरीके से वो लोग अपनी प्रोग्राम्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं कि वो ये इस प्रॉब्लम को टैकल कर सके. तो ये सारी चीजों की रिपोर्ट उन्हें देनी होती है इस सर्वेक्षण के अंदर. And the next one is they based on the self assessment and the third party assessment, and three best performing cities in each group will be given cash award. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक सेल्फ असेसमेंट होगा सबसे पहले, फिर थर्ड पार्टी असेसमेंट, और जो तीन बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज होगी उन लोगों को कैश प्राइज दिया जाएगा. ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. The next news that we have is norms for thermal power plants. Okay, तो नाउ कुछ न्यू नॉर्म्स आए हैं, कुछ न्यू रूल्स आए हैं थर्मल पावर प्लांट्स के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जो कोल के जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं दे कंट्रीब्यूट टू ओवर हाफ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, 30% oxides of nitrogen and 20% of particulate matter in the ambient air. So this is very very like a serious issue. ठीक है, आप देख सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट से कितना ज्यादा हमारे एयर क्वालिटी पे इफेक्ट होता है, हमारा एयर पे कितना इम्पैक्ट होता है. तो गवर्नमेंट ने कुछ अभी न्यूज बनाई है, लाइक न्यू नॉर्म्स लाए हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन लोगों ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है थर्मल पावर प्लांट्स को कि अपने वो सल्फर डाइऑक्साइड की नॉर्म्स को रिवाइज करें. ठीक है, क्योंकि जो भी सल्फर रिलीज हो रहा है इन प्लांट्स के थ्रू, तो वो उनको मॉनिटर करें, उसको कैसे ये लोग लिमिट कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने कुछ स्टेप्स बताएं. अभी थर्मल पावर प्लांट्स के नॉर्म्स को समझ लेते हैं. 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था एनवायरमेंटल नॉर्म्स. ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया था कि क्या क्या होता है कोल बेस्ड पावर थर्मल पावर प्लांट्स के लिए. पीएम पार्टिकुलेट मैटर कितना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड्स का कितना लिमिट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का कितना लिमिट है, मर्क्यूरी और वाटर यूज कितना होगा. ठीक है, अभी उसकी जो इनिशियली डेडलाइन थी इम्प्लीमेंटेशन की वो 2017 थी, बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2022 तक. ठीक है, उसके बाद में ऐसा बोला गया कि डेडलाइन फॉर सल्फर डाइऑक्साइड वाज फर्दर एक्सटेंडेड फॉर ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, मतलब इधर पे देखो ये बॉक्स में आपको दिख रहा है कैटेगरी ए बी एंड सी. ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, इनका डेडलाइन क्या था. ये वाला फर्स्ट वाला जो 10 किलोमीटर रेडियस में आता है ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन और सिटीज हैविंग मिलियन प्लस पॉपुलेशन, इनका डेडलाइन था एंड ऑफ 2022. नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2024. बी कैटेगरी में विद इन द 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज और नॉन अटेनमेंट सिटीज, डेडलाइन पहले थी 2023, अब 25 हो गई है, और जो रिमेनिंग प्लांट्स है उनकी डेडलाइन थी 24, अब उसकी कितनी हो गई है, 2026 हो गई है. ठीक है, तो ये कुछ तीन कैटेगरी दी गई है. यहाँ पर डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया था तीनों भी कैटेगरीज के थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, लेकिन अभी जो डेडलाइन है इट रिमेन सेम फॉर मीटिंग particulate matter and nitrogen oxide standards. ठीक है, compliance with norms requires retrofitting existing thermal power plants with auxiliaries to control emissions such as flue gas desulfurization, selective catalytic reduction, etc. मतलब जो ऑलरेडी जब ये थर्मल पावर प्लांट्स के जब नॉर्म्स बनाए गए थे वो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो इंक्लूड नहीं की गई थी कि कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एमिशंस को, फ्लू गैस के सल्फर डिसल्फराइजेशन एफजीडी एंड दिस वन योर सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन. अगर आप देखो एफजीडी के बारे में, तो ये इस सेट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी used to remove sulfur dioxide from sources to emission. Example, exhaust flue gases of fossil fuel power plants. ठीक है, ये FGD क्या है, एक्चुअली सेट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज है which are used to remove the sulfur dioxide from sources of emissions. Okay, I hope this is clear. The next news that we have is Commission for Air Quality Management. Okay, now we have to see that why it has been in news, because this CAQM, Commission for Air Quality Management, has put a ban use of coal in Delhi and nearby cities from January 2023. ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कोल के यूज पे बैन लगाया हुआ है. ठीक है, तो अभी इसको न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ये क्यों किया गया. टू रेड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ठीक है,
CKEUM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं, इशू किए हैं गाइडलाइंस कि वो यूज ऑफ कोल को बैन कर दे। कहां पर? इंडस्ट्रियल एरियाज में, डोमेस्टिक यूजेस में एंड अदर मिसलेनियस एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोला गया कि लो सल्फर कोल जो होता है ना, लो सल्फर कोल वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है उनको एग्जम्प्ट किया गया, मतलब दे हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस बैन। ऑन डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैन ऑन यूज ऑफ कोल, सबसे पहले तो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या बोला गया कि October 1st 2022 इन एरियाज हैविंग PNG पाइप नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई, एंड January 1 2023 इन एरियाज वेयर दिस पाइप नेचुरल गैस सप्लाई इज स्टिल नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों है? CAQM ने क्या किया है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कोल के यूज पे बैन लगाया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कुछ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है that was established under Commission for Air Quality Management in Capital National Capital Region and Adjoining Areas Act 2021. Okay, first it was established in 2020 through an ordinance. This is headed by a chairperson with at least 15 years of experience in the field of environment and pollution or 25 years of administrative experience. अपील ऑफ CAQM ऑर्डर्स, डायरेक्शंस एक्सेट्रा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या करता है? दे मॉनिटर द एयर क्वालिटी, दे प्लान एंड एग्जीक्यूट प्लान्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन द NCR and conduct research and development. Okay, so this is important that you need to remember. Now the related news, graded response action plan. So the CAQM issued orders for enforcing measures under stage 1 of graded response action plan in National Capital Region after air quality deteriorated to be in poor category in Delhi. ठीक है, तो CAQM ने इशू किए हैं कुछ ऑर्डर्स कि वो स्टेज 1 ऑफ GRAP, दिस इज योर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसके देखो यहाँ पर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, यहाँ पर आपकी कुछ कैटेगरीज दी गई है जिसमें एयर क्वालिटी को डिवाइड किया गया है। तो इसमें प्रिस्क्राइब मेजर्स आपको देखने हैं। अब जैसे NCR रीजन में, दिल्ली में बहुत ही गंदी क्वालिटी की एयर को नोटिस किया गया, पुअर कैटेगरी में उसको डाल दिया गया है, तो उसके लिए पुअर कैटेगरी में क्या दिया यहाँ पर कि आपको प्रिस्क्राइब मेजर में क्या करना होगा? prohibition on construction and demolition activities at plots equal to or more than 500 square meters. Okay, and spreading public awareness for reporting air pollution incidents etc. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लो यहाँ पर क्या क्या दिया है कि आपको कौन सी स्टेज में अगर कोई सिटी होगा तो उसके लिए क्या प्रिस्क्राइब मेजर है। अभी हमने एक डिस्कस कर लिया, दैट वाज सुटेबल फॉर द NCR रीजन ऑफ दिल्ली। तो अगर आप इधर पे देखो तो इट इज एन एक्शन प्लान टू एड्रेस एयर पोल्यूशन इन दिल्ली NCR based on 4 different stages of adverse air quality, and it was revised recently by CAQM under provision of CAQM in NCR and adjoining areas Act 2021. Okay, now the next related news is biodecomposers. The Delhi government has sprayed biodecomposers on fields to curb stubble burning. ठीक है, बायोडिकम्पोजर क्यों न्यूज में है? बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट ने स्प्रे किया है किधर पे इसको, स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए। ठीक है, बायोडिकम्पोजर्स को। अब ये बायोडिकम्पोजर कैप्सूल जो है इसको डेवलप किया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, and it accelerates decomposition process of stubble by turning it into manure over a period of 15 to 20 days. तो ये क्या करता है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस को लाइक मैन्योर में टर्न कर देता है विद इन 15 to 20 days, and it is composed of a group of beneficial microorganisms and who has developed this Indian Agricultural Research Institute. Okay, I hope this is clear to everybody. Next news that we have is WHO's air quality database. So why it is in news? Because WHO has released the 2022 update of its air quality database. About the 2020 update, let us see that almost the entire global population 99% breathes air that exceeds WHO air quality limits. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हाल चल रहा है हमारे वर्ल्ड का। Then it introduces for the first time ground measurements of annual mean concentration of nitrogen oxide, and it includes measurement of particulate matter, okay, with diameters equal or smaller than the PM10 or 2.5. Now let us see some about the WHO air quality guidelines. So it recommended levels and interim targets for common air pollutants PM, O3, NO2 and SO2. First released in 1987 and latest global version published in 2021. ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया
So it is an information mechanism to help decision makers in government, municipalities, startups and in private sector to address air pollution issues in different climatic zones of India. तो ये क्या करता है, ये एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है डिसीजन मेकर्स के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, स्टार्टअप्स है, वो एड्रेस करते हैं पोल्यूशन इश्यूज को लेकर अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में, इनकी हेल्प करता है. इट इज एन इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म. It is developed by NIAS, that is your National Institute of Advanced Studies, Bengaluru, with support from Office of Principal Scientific Advisor. और ये क्या करेगा, ये एक ऑल इंक्लूसिव गाइड प्रोवाइड करेगा फॉर कलेक्टिंग द एयर क्वालिटी डेटा, स्टडिंग इट्स इम्पैक्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग साइंस बेस्ड सोल्यूशन. एंड it will have 5 modules including emission inventory, air shed, mitigation, impacts on human health and agriculture. Okay, so you have to remember this, the 5 modules under the National Air Quality Resource Framework. Okay, next we have is 2.1.5, that is other initiatives to tackle air pollution. तो अभी कुछ और इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए जिससे के थ्रू हम लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके. द फर्स्ट वन इज भारत स्टेज BS6 नॉर्म्स. So in a bid to curb rising air pollution, BS3 petrol vehicles and BS4 diesel vehicles are banned in Delhi NCR. ठीक है, तो अभी BS6 नॉर्म्स हमने लाए हैं. इसके लिए हमने क्या किया, पहले वाले जो BS3 जो पेट्रोल के व्हीकल्स थे और BS4 डीजल के व्हीकल्स थे, इनको हमने दिल्ली NCR रीजन में बैन कर दिया है. BS नॉर्म्स क्या होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स. ठीक है, और ये यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है. फर्स्ट BS1 लॉन्च किया गया था 2000 में. फ्रॉम अप्रैल 1 2022 BS6 नॉर्म्स बिकेम मैंडेटरी, कंपलसरी हो गया है ये. BS6 हैज बिकम कंपलसरी. अभी BS6 के कंप्लायंस क्या क्या है. पेट्रोल व्हीकल्स के लिए बोला जा रहा है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी 25% क्लीनर बाय रिड्यूसिंग द नाइट्रोजन ऑक्साइड नंबर्स फ्रॉम this 80 milligram per kilometer to 60 milligram per kilometer. For diesel cars, reduce 3 pollutants, hydrocarbons, nitrogen oxide, particulate matter and nitrogen oxide level by 70%. और यहाँ बोला गया है कि जो टाइमलाइन और स्टैंडर्ड्स हैं, they are to be followed by the automaker set by the Central Pollution Control Board. Okay, then we have this next news, stage 4 emission norms. Center may again defer the date for implementing TREM stage 4 emission norms for farm equipment. और ये जो emission norms है, ये किसके लिए applicable है, ट्रैक्टर्स with engines bigger than 50 horsepower from April 2022 and less than 50 horsepower will continue to be governed by TREM 3A norms. ठीक है, तो TREM 4 emission norms जो होंगे वो 50 horsepower से ज्यादा वाले इंजन के ऊपर applicable होंगे. और अभी जो presently TREM 3A emission norms है, they are applicable for tractors across various horsepower categories and were implemented in April 2020, 2010 and 11. ठीक है, and the next is Bharat Stage 5 standards. Starting from April 1, 2024, they cover a wider range of engines including those smaller than 8 kilowatt and those larger to 560 kilowatt. ठीक है, next we have pelletization and torrefaction. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, they released Central Pollution Control Board guidelines for granting one-time financial support for promoting establishment of paddy straw based pelletization and torrefaction plants. Pelletization का मतलब क्या होता है, श्रेडिंग करना, ड्राइंग करना, ग्राइंडिंग करना, पैलेट बनाना. पैलेट का मतलब होता है राउंड शेप में ऐसे बोलते हैं ना, गट्टे बनाना. ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैलेटाइजेशन. एंड टॉरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक बायोमास. अभी अगर आप मेजर डिफरेंस देखोगे पैलेटाइजेशन का टॉरिफिकेशन का, तो इसमें यही है कि इसमें टॉरिफिकेशन का रिएक्टर प्रेजेंट होता है. ठीक है, और एक बोलते हैं ना पैडी स्ट्रॉ जो होता है उसको पैलेट्स में बनाया जाता है या फिर उसको टॉरिफाई किया जाता है और बाद में इसको मिक्स कर सकते हैं हम लोग कोल के साथ इन थर्मल पावर प्लांट स्टेशंस. ओके, टू सेव कोल एंड रिड्यूस कार्बन एमिशंस. तो इसका ये काम होता है कि पैलेटाइजेशन और टॉरिफिकेशन के थ्रू हम लोग जो ये पैडी का जो स्ट्रॉ है इसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कोल भी बचेगा और कार्बन एमिशंस भी कम होंगे. नेक्स्ट वी हैव ग्रीन क्रैकर्स. ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये लोग 30% लेस एयर पोल्यूट करते हैं एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वंस. इसका बेनिफिट क्या क्या होगा, दे विल रिड्यूस एमिशन, एब्जॉर्ब डस्ट एंड दे डोंट कंटेन एनी हजार्डस एलिमेंट्स लाइक बेरियम नाइट्रेट. प्रोड्यूस किसने किया है, लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स अप्रूव्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. Petroleum and Explosive Safety Organization under Ministry of Commerce and Industry tasked with certifying that crackers are made without arsenic, mercury and barium and are not loud beyond a certain threshold. ठीक है, तो यहाँ पर
They are TUSS, who Petroleum and Explosive Safety Organization under Ministry of Commerce and Industry. So you have to remember this ना, ये नाम याद रखना मिनिस्ट्री का, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका. तो ये लोग ये ध्यान देते हैं कि जो क्रैकर्स है उसमें आर्सेनिक ना हो, मर्क्यूरी, बेरियम ऐसे हार्मफुल केमिकल्स ना हो, और इसकी जो नॉइस है वो भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज ब्रीथ लाइफ कैंपेन. ये एक ऐसा ग्लोबल कैंपेन है जो लॉन्च किया है 2016 में. ये क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है सिटीज एंड इंडिविजुअल्स को ताकि वो एक्शन ले टू ब्रिंग एयर पोल्यूशन टू सेफ लेवल्स बाय 2030 to protect our health and climate. And it is led by WHO, United Nations Environment Program and Climate and Clean Air Coalition. अभी इसमें कुछ सिटीज है इंडिया की जो मेंबर है, जैसे कि बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून एक्सेट्रा. और स्ट्रेटेजीज की अगर आप बात करो तो इसमें क्या बोला जा रहा है, दे विल कनेक्ट सिटीज टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंक्रीजिंग मॉनिटरिंग, accelerating solutions by building demands and empowering individuals. Okay, so here we have completed air pollution. Now let us move on to the water pollution and conservation. The United Nations Water Summit on Groundwater 2022, ये पहली न्यूज है हमारी वाटर पोल्यूशन में. सो इट इज रिसेंटली कंक्लूडेड इन पेरिस. कौन सी वाली, ये वाली समिट, यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर. तो ये समिट की कुछ बात कर लेते हैं. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड वाटर, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर. इसका एम क्या है कि वो लोग जो अटेंशन है ग्राउंड वाटर का एक हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पे लेकर आए. बिकॉज अगर आप देखो तो ग्राउंड वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, ठीक है, फ्रेश वाटर का. तो हम लोगों को इसके साथ इसका जो भी डिप्लीशन हो रहा है या फिर जो भी रिलेटेड इश्यूज है इसको हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस करें ताकि सभी लोगों का ध्यान इस पे हो. ठीक है. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इट विल मार्क द कंप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल कैंपेन रन बाय यूएन वाटर थ्रू आउट 2022. And it uses United Nations World Water Development Report 2022 as a baseline and Sustainable Development Goal 6 Global Acceleration Framework to define action towards more responsible and sustainable use and protection of this vital natural resource. And in 2022, 5 pillars of Sustainable Development 6 Development Goals 6 were released, namely data and information, capacity development, innovation, finance and governance. ठीक है. और अगर आप ग्राउंड वाटर की बात करो तो these are nothing but the water stored in rocks and soils and 90% of liquid fresh water on earth. ठीक है. 90% 99% हम लोगों को लिक्विड फ्रेश वाटर ऑन अर्थ हमें मिलता है लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. कहाँ पर, हमारा ग्राउंड वाटर में. अब इसकी कुछ रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं. तो ये जो डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022 रिपोर्ट है ये रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति and it is carried out at periodic interval jointly by Central Ground Water Board and states and union territories. इसकी कुछ key highlights देख लेते हैं. So India is the largest user of groundwater with 1/4 of the total global withdrawal and total annual groundwater recharge has increased and rainfall contributes to nearly 61% of this. ठीक है. तो rainfall जो होता है उसका water जो seep होता है ground में उसका हमें 61% help मिलता है. ठीक है. अभी कुछ स्टेजेस देख लेते हैं. तो स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन है वो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है रीचिंग 60%. नेक्स्ट बोला गया कि 87% जो है ग्राउंड वाटर दैट आर एक्सट्रैक्टेड फॉर इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज वेरी हाई इन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव. ठीक है. 67% ग्राउंड वाटर यूनिट्स आर सेफ एंड जो नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स था उसमें भी गिरावट आई है, डिक्लाइन हुआ है. ठीक है. अभी नेक्स्ट बोला गया है कि ये रिपोर्ट के हिसाब से 14% असेसमेंट यूनिट्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड 4% आर क्रिटिकल. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट इज वाटर कन्वेंशन. तो ये न्यूज में क्यों था वाटर कन्वेंशन. रिसेंटली 2022 में 30th एनिवर्सरी मार्क की गई है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप वाटर कन्वेंशन. अभी अगर आप वो वाटर कन्वेंशन की बात करो तो ये क्या होता है आपका, दिस इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है एंड इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है ये. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको अडॉप्ट किया था हेलसिंकी इन 1992 में एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1996. और यहाँ ये बोला गया है दैट इट इनिशियली नेगोशिएटेड एज अ रीजनल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज ओपन ग्लोबली फॉर एक्सेशन टू ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स इन 2016. ठीक है. और इसका एम क्या है, टू एंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर रिसोर्स. ठीक है. सस्टेनेबल यूज के ऊपर इसका फोकस है. और ये क्या करता है,
It require parties to use the water in a reasonable and equitable way. Sustainable management होना चाहिए. Specific agreements बनने चाहिए. Establishing joint bodies होना चाहिए जो cooperate करें ये agreements में enter होके. And it is a powerful tool to achieve the objectives of Sustainable Development Goal 6, clean water and sanitation, and its target 6.5, all states to implement target water resource management at all levels by 2030, including through the transboundary cooperation. ठीक है, so this is all about this news. अभी इसका थोड़ा सा ये समझ लेते हैं आपका, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. ओके, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इसके जेनेसिस को अगर आप देखो तो इट वाज इन सेटअप इन 1947 बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मेंबरशिप 56 मेंबर स्टेट्स इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया. ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर. ओके, और ये थोड़ा सा 5 रीजनल कमीशन के बारे में दिया हुआ है. ओके, दैट्स इट. Now let us move on to the next article. One second. Yes, we have unconventional water resources. So why it is in news? So the book titled Unconventional Water Resources was compiled by experts at United Nations University's Institute for Water, Environment and Health. ठीक है, तो ये बुक एक टाइटल ये कंपाइल की गई है एक्सपर्ट्स के थ्रू about non-conventional and unconventional water resources. It commonly include waters of inferior or marginal quality like saline water, brackish water, agriculture drainage water, etc. और इसके वाटर की यूज इसके यूज ऑफ दिस वाटर इट रिक्वायर्स एडॉप्शन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स. ठीक है, मतलब कैसे इसको हम लोग रीयूज करें, ये सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी. और ये बुक में 6 ब्रॉड कैटेगरीज आइडेंटिफाई की है. ठीक है, इतना याद रखना है. इसके रिलेटेड न्यूज ये है ग्रे वाटर. तो 100% saturation of grey water management has been achieved in Papankuzi village, Tamil Nadu. ग्रे वाटर क्या होता है? दिस आर द वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथ, शावर, हैंड बेसिन, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर एंड मतलब हम लोगों का जितना भी हाउस होल्ड कोर्स होता है उसमें हमारा जो पानी वेस्टेज के थ्रू बाहर निकलता है घर के, वो हम लोगों का ग्रे वाटर कंसिडर किया जाता है. अभी सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रे वाटर को क्यों रिसाइकल करना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दैट इट विल प्रिवेंट पोटेंशियल हार्म टू द एनवायरमेंट एंड reduce the demand for the fresh water, and it is a reliable water source unlike rainwater harvesting and good fertilizer source due to high nitrogen and phosphorus content. Okay, इसमें इतना ही था. नेक्स्ट न्यूज है हमारी हैवी मेटल कंटामिनेशन. ठीक है, अभी इससे देख लेते हैं कि हैवी मेटल कंटामिनेशन की न्यूज क्यों है. अभी जो 75% ऑफ रिवर मॉनिटरिंग स्टेशंस है उन लोगों ने क्या किया है, हैवी मेटल पोल्यूशन रिकॉर्ड किया है. ठीक है, एज पर द साइंस एंड द एनवायरमेंट. ओके, okay, as per the Center for Science and Environment, 75% of the river monitoring stations they have reported heavy metal pollution. So in 1/4 of monitoring stations across 117 rivers and tributaries, high level of 2 or more toxic metals were reported. और 7 स्टेट और एक एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर थ्रेट. देखो 7 स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज जो थ्रेट में है, मतलब उनको डेंजर है इस चीज से, दैट इज योर असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. तो ये आपको याद रखना है कि आपका यहाँ पर इन लोगों को थ्रेट है. नेक्स्ट इज अबाउट हैवी मेटल्स के बारे में देख लेते हैं. अभी उससे पहले तो देखो ये कुछ वाटर कंटामिनेंट्स है जिनका इम्पैक्ट होता है हमारी ह्यूमन हेल्थ पे. जैसे कि आर्सेनिक है, उससे क्या होता है हमारा ब्लैक फुट डिजीज. फ्लोराइड अगर पानी में ज्यादा होगा तो उससे स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है, डेंटल फ्लोरोसिस होता है. मैंगनीज अगर होता है तो इसमें हम लोगों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है. यूरेनियम कैन डैमेज योर किडनीज, इंक्रीज द बोन कैंसर एक्सेट्रा. Nitrate can lead to blue baby syndrome. Okay, increased risk of colorectal cancer, thyroid disease, and neural tube defects.
So you can see that these metals are very very harmful for our body, and we have to be very cautious when we use the water, because they should be free from such contaminants. Now let us discuss about some heavy metals. So they are naturally occurring elements. The high atomic weight and density at least 5 times greater than that of water. Example: lead, iron, nickel, cadmium, arsenic, chromium and copper. अभी जो इफेक्ट है इसका क्या होता है, हाई मेटल एक्सपोजर का स्लोली प्रोग्रेसिवली फिजिकल मस्कुलर डैमेजेस होना शुरू हो जाता है, एनवायरनमेंट में हमारा बायोडिग्रेडेबिलिटी पे इफेक्ट होता है। ओके, जो हमारा जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है दे बिकम लेस डिग्रेडेबल। प्लांट्स में क्या होता है, द इन्फ्लुएंसेस सॉइल फर्टिलिटी, डिस्टर्ब्स फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। And in 2021, IIT Mandi has developed fibrous membrane filter using a biopolymer based material to separate out heavy metals from water sample। ठीक है, तो ये एक कंट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसे वाटर सैंपल से कैसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, हेवी मेटल्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये एक चीज बनाई गई है। नेक्स्ट वी हैव लीड पॉइजनिंग। So, a report about lead poisoning was prepared jointly by government think tank Niti Aayog and Council of Scientific and Industrial Research। Okay, तो CSIR और नीति आयोग ने मिलके एक जॉइंटली रिपोर्ट बनाया है लेड पॉइजनिंग को लेकर। इसकी फाइंडिंग्स में ये बोला गया है कि इंडिया सबसे हाईएस्ट हेल्थ रिस्क बर्डन फेस करेगा बिकॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग। अब इसमें देखा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट एवरेज ब्लड लेड लेवल्स। अभी सोर्स क्या है लेड के, दे आर नेचुरली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। इससे हम लोगों को देखा जा सकता है कि अगर माइनिंग हो रही है, स्मेल्टिंग हो रही है, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज है, तो उनके वेस्ट में सोर्स लेड मिलेगा। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, आयुर्वेदा मेडिसिन में भी लेड मिलता है सोर्स। ठीक है, देन प्रेजेंट इन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड बैटरीज ड्यू टू अनसाइंटिफिक रिसाइकलिंग, पॉटरीज, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को समझ में आता है कि ये नेचुरली अकरिंग है, तो ऑब्वियसली सब जगह पे लेड का होना, प्रेजेंट होना चांसेस तो है ही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज per and polyfluoroalkyl substances. Why it is in news? So new research suggests that rainwater around the world is contaminated by PFAS. PF is what? Per and polyfluoroalkyl substances. अब ये PFAS है क्या? They are chemicals with partially or completely fluorinated carbon chains of varied length. तो इनको फॉरएवर केमिकल्स बोला जाता है बिकॉज वो इजीली डिग्रेड नहीं होते। और ये जो कुछ है PFAS लाइक परफ्लोरो ऑक्टेन, sulfonic acid and perfluorooctanoic acid are listed under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो concerns है, why they are associated with the use of PFAS, because they are found in the blood of people and animals. High exposure associated with health risks like decreased fertility, development effect in children, and your interference with body hormones, increased cholesterol level, liver damage, kidney and testicular cancer etc. Difficulty to capture and destroy। नेक्स्ट अगर आप इसके मेजर्स की बात करो, मेजर्स टू reduce PFAS contamination, so safe disposal methods we can adopt like filtration through activated carbon tanks, incineration etc. Phasing out the PFAS listed under the Stockholm Convention and list them listed under the Stockholm Convention and replace them with safer alternatives। Okay, avoid PFAS based non-stick pans and kitchen utensils। सबसे important देखो, अभी हमारे सबके घर में नॉन स्टिक पैन होता है किचन में। ठीक है, हम लोग अभी नॉन स्टिक मटेरियल, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस सब में भी हमें PFAS मिलता ही है। ठीक है, तो हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग कितना उसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर कुकिंग फूड इन दैट एंड इट इज एंटरिंग आवर बॉडी आफ्टर वी ईट दैट फूड। गॉट इट। नेक्स्ट अदर वेस्ट, अदर वाटर पोल्यूटेंट्स को थोड़ा देख लेते हैं जो न्यूज में है। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर नॉनिल फिनॉल। तो एक स्टडी ने रिवील किया है कि हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल NP इज फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर अक्रॉस इंडिया। और जो ये नॉनिल फिनॉल है, they are used as surfactants and in day-to-day consumer products such as detergents, wetting agents and dispersants। Endocrine disruptor associated with adverse effect like birth defects, skin and eye irritation होगा इससे। impact in human में अगर आप देखो इसका इफेक्ट। और उसके बाद में बोला गया है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, UNEP ने NP को डेजिग्नेट किया एज अ केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न। अब इस पे कोई भी स्टैंडर्ड्स एक्सक्लूसिवली फॉर NP है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एंडोसल्फान।
एंडोसल्फान आपको सबको पता है, एक ये ऑर्गेनोक्लोरिक क्लोरीन बायोसाइड है जो पेस्ट कंट्रोल में यूज किया जाता है, ठीक है। कॉटन पे, कैश्यूज पे, फ्रूट्स पे, पैडी पे इसको स्प्रे किया जाता है। 2011 में इसको बैन कर दिया गया था एंड इट इज अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसमें कंप्लीट बैन आया 2020 से, और इसको ऐसा बोला गया कि एक कंप्लीट बैन आया मतलब सिर्फ एंडोसल्फान पे ही नहीं, इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसपे भी हम लोगों को देखने को मिला बैन। क्योंकि एल्का इसमें एक आपका आता है एलेक्लोर, डाइक्लोवोस, ट्राइक्लोफोन, फॉस्फेमेडोन, मिथाइल पैरेथियोन, फोरेट एंड ट्राइजोफोस, ठीक है। इस पे भी बैन आया है, कंप्लीट बैन आया है दिसंबर 22 से। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है केरला को 5 लाख कॉम्पोजिशन पे करने के लिए जो भी एंडोसल्फान के टॉक्सिसिटी के विक्टिम बने, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव इज क्लोरपायरीफॉस, फिप्रोनिल, एट्राजाइन एंड पैराक्वेट। तो ये सब क्या है एक्चुअली, ये सब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये पेस्टिसाइड्स है, ठीक है। ये लोग एक्सेस में यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टेट्स में ये नोटिस किया गया है कि जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रिकॉग्निशन कमिटी है, उन्होंने इसकी कुछ लिमिट सेट की है, लेकिन इसमें लिमिट में कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें बहुत ही एक्सेस यूज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तभी इसका कुछ यूज देख लेते हैं। जो ये आपका क्लोरपायरीफॉस है, ये क्यों ये यूज किया जाता है टू कंट्रोल फॉइलेज एंड सॉइल बोर्न इंसेक्ट पेस्ट। Fipronil is used to control ants, beetles, cockroaches, fleas, etc. Atrazine is used to selectively control annual grasses, broadleaf weeds before they emerge, and paraquat is a herbicide used primarily to control weed and grass control. तो ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है कि कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स की जगह यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक है न्यूज में, माइक्रोप्लास्टिक इसलिए न्यूज में है बिकॉज जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इन्होंने क्या किया, दे स्टडी कॉशंस माइक्रोप्लास्टिक इन कावेरी रिवर में बी हार्मिंग फिश, ऐसा बोला गया इन्होंने। इनसे के it is for the purpose of the study of microplastic in water bodies. Samples were collected from 3 different locations with varying water flow as water speed affects the concentration of pollutants. अब माइक्रोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक्स होती है दैट आर लेस देन 5 mm इन साइज। इट इंक्लूड माइक्रोफाइबर्स, मोस्ट अबंडेंट फ्रेगमेंट पैलेट्स, फ्लेक शीट्स और फोम। इट एंटर्स वाटर बॉडीज थ्रू एटमॉस्फेरिक डिपोजिशंस, रन ऑफ कंटेमिनेटेड लैंड और थ्रू म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। अब इसकी की फाइंडिंग स्टडी की देख लेते हैं, दैट यूजिंग Raman spectroscopy microplastics and toxic chemicals containing the cyclohexyl functional group were detected, which were found responsible for the ailments in the fish. And chemicals containing the cyclohexyl group are commonly used in agriculture and the pharmaceutical industry. Next we have is nanoplastics. So researchers have developed a new metallic fingerprint based method to detect and measure amount of nanoplastic in organism. तो researchers ने क्या किया है, एक नया metallic fingerprint based method बनाया है ताकि वो nanoplastics को organisms में detect कर सके। Researchers expose lettuce plants to nanoplastic from commonly found plastic waste in environment, polystyrene and polyvinyl chloride nanoplastics. Nanoplastics क्या है? They are smaller than 1000 nanometer and it can lead to cell damage and inflammation in humans, growth impairments, larval deformities and other toxic efforts in marine organisms. Okay, so this is all about nanoplastics. Clear? नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज अर्थ गंगा। तो अर्थ गंगा है क्या, एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है जो सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स में मतलब इसमें इंक्लूड किए गए एंड इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। अर्थ गंगा को एक न्यू इनिशिएटिव्स के साथ में इंक्लूड किया गया, सॉरी इसमें लॉन्च किया गया, और ये कब किया गया, ऑन द इवेंट ऑफ यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव अंडर द मिशन ऑफ क्लीन गंगा। अर्थ गंगा की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है जो नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग कानपुर में 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका फोकस ये है कि वो इकोनॉमिक लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करे, एक्टिविटीज नमामि गंगा प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करें, बहुत सारी एक्टिविटीज को सस्टेन करें एंड इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट टू क्लीन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और इसका एम क्या है कि वो 3% अपने जीडीपी को में कंट्रीब्यूट करे फ्रॉम द गंगा बेसिन एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ मोर देन 1000 crores ओवर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। तभी इसके अंदर यहाँ पर देखो ये जो आपका न्यूज है, इसमें
यहाँ पर देखो न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या है आपका, ये जलज है, या आप रीड कर लो ये जलज है क्या। यहाँ पर लॉन्च है 26 लोकेशन, इसमें स्मॉल शॉप्स, मोबाइल सेंटर्स, हम लोग जैसे बोर्ड्स पे हमने देखा है ना दाल लेक वगैरह में, शिकाराज एंड ऑल दैट, जम्मू कश्मीर में जैसे होता है कि वो वेजिटेबल सेल करें एंड ऑल दैट, उस टाइप में कुछ ऐसे यहाँ पर बोला गया है कि स्मॉल शॉप्स, फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर्स हम बनाएंगे जो रिवर गंगा के किनारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगा। Then there will be a MOU between MECG, NMCG and Sahkar Bharati and tourism related portal अवतार। ओके, तो ये थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया गया है अर्थ गंगा में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव, रिलेटेड न्यूज में देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज। ओके, सो ये डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी आपकी है क्या, सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर फॉर जल शक्ति लॉन्च डिजिटल डैशबोर्ड फॉर DGC's परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। DGCs are constituted in districts on Ganga River Basin to ensure people's participation in management and pollution abatement in Ganga and its tributaries। और DGCs को कंपल्सरीली बोला गया है कि वो लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन को इंश्योर करें, ड्रेन सीवेज को मॉनिटर करें और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप करें लोगों के साथ। और जिसका जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022। सो ये वर्ल्ड वाटर वीक एक्चुअली एक एनुअल इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के थ्रू टू एड्रेस द ग्लोबल वाटर इश्यूज एंड रिलेटेड कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। देन योर दिस वन CV, that is your Stockholm International Water Institute. It is not for profit institute with a wide range of expertise in water governance. Okay. So next we have other initiatives for water conservation. First one is your Bharat Tap. तो जो हम लोगों का महुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसने इसको लॉन्च किया है। It is conducted under aegis of Atal Mission for Rejuvenation and Transformation 2.0 Amrut and Swachh Bharat Mission 2.0 SBM। इसका एम ये रहेगा कि वो लो फ्लो सैनिटरी वेयर एट स्केल इसको मतलब प्रोवाइड करे, reduce water consumption at source considerably and estimated to save minimum 40% of water in turn result into energy saving। मतलब ये water conservation के ऊपर फोकस कर रहा है। Next we have is Nirmal Jai Prayas, Jal Prayas। So Ministry of House and Urban Affairs, they have launched Nirmal Jal Prayas initiative of National Real Estate Development Council MAHI। और इसका एम क्या है, टू मैप ग्राउंड वाटर एंड सेव 500 crore liters ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एम करेगा कि वो ग्राउंड वाटर को मैप कर सके और 500 करोड़ लीटर तक के पानी को वो सेव कर सके। It is for the initiative, advocacy, awareness and amplification towards saving water will be disseminated and highlighted। अगर आप इसकी बात करो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की, तो ये एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, and it is established in 1998 under aegis of MoHUA। It strives to be the collective force influencing and shaping real estate industry, and it had established MAHI, NAREDCO Women's Wing for empowering women entrepreneurs and encouraging participation of women in real estate sector and allied fields। Next we have the National Water Awards। So Ministry of Jal Shakti has launched the 4th National Water Awards on Rashtriya Puraskar portal। ओके, सो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पे 4th नेशनल वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स हमने लॉन्च किया। So it is introduced to recognize and encourage exemplary work and efforts made by states, district, individuals, etc. in accomplishing the government's vision जल समृद्ध भारत। इसका एम क्या है कि वो पब्लिक को सेंसिटाइज कर सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड मोटिवेट्स देम टू अडॉप्ट बेस्ट वाटर यूजेज प्रैक्टिसेस। Award winners in different categories will be presented with a citation, trophy and cash prize। ठीक है। Next we have is your जल दूत ऐप। ठीक है, ये जल दूत ऐप है क्या, सो इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका एम क्या है कि वो आइडेंटिफाई करे ग्राउंड वाटर लेवल को सिलेक्टेड विलेजेस में। ग्राम रोजगार सहायक विल मेजर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड वेल्स ट्वाइस अ ईयर, 2 बार एक साल में वो चेक करेगा ग्राउंड वाटर लेवल को। ठीक है, और प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून बोला गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो यूज किया जाएगा एज अ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड महात्मा गांधी नरेगा प्लानिंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट वी हैव इज स्वच्छ सुजल। नेक्स्ट वी हैव इज स्वच्छ सुजल प्रदेश। So Andaman and Nicobar Islands have become India's first Swachh Sujal Pradesh। Remember this is important। कौन सा प्लेस है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री, प्लस ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड मिस्ट मैनेजमेंट देखने को चाहिए, वहां पर होना चाहिए, क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस लाइक कन्वर्जेंस, आईईसी, एक्शन प्लानिंग एक्सेट्रा. And all villages on Andaman and Nicobar Islands have received Har Ghar Jal certification. Okay. Next is your Pay Jal Sarvekshan. So Ministry of Housing and Urban Affairs conducted a ground survey of Pay Jal Sarvekshan under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. That is your Amrut 2.2. और पीजेएस क्या करता है, पेयजल सर्वेक्षण क्या करता है, ये एक मॉनिटरिंग टूल की तरह काम करता है, एक एक्सेलरेटर है हमारा, स्पीड बढ़ाने का काम कर रहा है हमारे अमृत मिशन का. इसका एम ये है कि वो एक हेल्दी कंपटीशन मोटिवेशन इंसिस्ट कर सके सारी सिटीज में और अर्बन लोकल बॉडीज में. इसका की फोकस एरिया होगा वाटर यूटिलिटी सर्विसेज, यूज वाटर यूटिलिटी सर्विसेज, वाटर बॉडीज, नॉन रेवेन्यू वाटर एस्टिमेशन एक्सेट्रा. इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट ऑफ सर्विस लेवल, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सिटीजंस फीडबैक. और इसकी जो थर्ड पार्टी एजेंसी आईपीएसओएस है, इट विल कंडक्ट दिस सर्वेक्षण. क्लियर? नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज लैंड डिग्रेडेशन. ओके, तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो कॉप 15 है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये हमने देखा कि इट वाज हेल्ड इन अबिजान, कोटे d'Ivoire concluded recently. And about COP of UNCCD, it meets biennially since 2001. COP 15 का थीम क्या था? लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रोस्पेरिटी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, COP 15 का थीम आपको याद रखना है. COP 15 will bring together leaders from government, private sector, civil society and other key stakeholders from around the world to drive progress in future sustainable management and land. India had hosted COP 14 of UNCCD in 2019 and made commitment to restore 26 million hectares of degraded land by 2030. और COP 14 का थीम क्या था? Restore land, sustain future. ओके, अब की आउटकम्स की बात कर लेते हैं कि आपका, सॉरी, की आउटकम्स को पहले डिस्कस करने के पहले हम यहाँ पर इसका ये डिस्कस कर लेते हैं. यूएनसीसीडी है क्या? यूएनसीसीडी को 1994 में स्टैब्लिश किया गया एंड इट इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लीडिंग लिंकिंग इन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. और ये फोकस करता है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस पे टू पुट द वर्ल्ड ऑन अ पाथ टू लैंड डिग्रेडेशन एंड कार्बन न्यूट्रलिटी. मेंबरशिप की अगर आप बात करो तो 197 मेंबर्स इसकी पार्टीज है, इंक्लूडिंग 196 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन. इंडिया इज अ पार्टी. ओके, इंडिया एक पार्टी है इसका. ठीक है, तो इंडिया इज अ पार्टी टू दिस, यू हैव टू रिमेंबर. की इंफॉर्मेशंस में है, वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशंस में आता है MOEFCC. इट इज अ नोडल मिनिस्ट्री दैट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन इन कंट्री. इसके मेजर इनिशिएटिव्स कुछ नीचे दिए गए हैं, वो आप रीड कर लो. ठीक है, you read that. की आउटकम्स डिस्कस कर लेते हैं इसके. न्यू कमिटमेंट्स हमने देखिए कि हम कैसे रिस्टोर करेंगे 1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 बाय इंप्रूविंग डेटा गैदरिंग एंड मॉनिटरिंग. Intergovernmental working group on drought for 2022 to 24 to support a shift from reactive to proactive drought management. Okay, then address sand and dust storms and other escalating disaster risk. Synergies among the 3 Rio conventions. ठीक है, जो 3 conventions है वो कौन सी आपकी? Convention on Biological Diversity CBD, UNCCD and UNFCCC. न्यू डिक्लेरेशन इशू किया गया. अबिजान कॉल में क्या बोला गया? इट इज इशूड बाय द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट टू बूस्ट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. Abidjan Declaration on Achieving Gender Equality for Successful Land Restoration. COP 15 में बोला गया Land, Life and Legacy Declaration which responds to finding of UNCCD's flagship report Global Land Outlook 2. Other initiatives में Drought in Numbers 2022 report है, जिसमें 2.3 बिलियन पीपल दे फेस वाटर स्ट्रेस ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है. बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव लिया गया है. सेल sourcing challenge to enable communities growing great green wall to use technology to monitor power progress, create jobs and commercialize their produce. Okay, तो यहाँ पर ये इतना दिया गया. नेक्स्ट वी हैव लाइट पोल्यूशन 2.4. वी हैव लाइट पोल्यूशन. तो ये लाइट पोल्यूशन न्यूज में क्यों था? बिकॉज 2022 इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक वाज रिसेंटली कंडक्टेड. तो ये इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक है क्या? ये एक एनुअल इवेंट है जिसे होस्ट करता है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन.
इसका एम ये है कि वो हाई इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है उसको बताएं, ठीक है। और लाइट पोल्यूशन और फोटो पोल्यूशन होता क्या है, लेट अस सी दैट इट इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मिसडायरेक्टेड और ऑब्स्ट्रूसिव आर्टिफिशियल, दैट इज यूजुअली आउटडोर लाइट जो होती है हमारी, उसका जो प्रेजेंस है उसके बारे में हमें बताता है। कंपोनेंट की अगर आप बात करो लाइट पोल्यूशन में, तो हम लोगों को देखने को मिलता है ग्लेयर, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सेसिव ब्राइटनेस दैट कॉजेज योर विजुअल डिस्कम्फर्ट, sky glow, brightening of the night sky over inhabited areas. Then next you have is your light trespass, okay, and then clutter, bright confusing excessive grouping of light sources. अब इसका वे क्या है, हाउ टू टैकल दिस लाइट पोल्यूशन? We can promote the use of LED technology and green energy for displaying the and illuminations. Avoid illuminated advertisement that obscure or diminish the effectiveness of traffic signals. Okay, so this is all about your light pollution. Next one we have is waste management. वेस्ट मैनेजमेंट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। तो बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक के न्यूज में क्यों था? बिकॉज सेवरल सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैव आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज that were banned across India from 1st July 2022. सेवरल सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की बात करो तो इसमें ऐसे आइटम्स आते हैं those who have low utility and high littering potential identified under the plastic waste management amendment rules 2021, and the ban is not applicable to composable plastic products. Penalties for violation में बोला गया है that under the Environment Protection Act of 1986 imprisonment can be then there up to for 5 years or penalty up to 1 lakh or both, ठीक है। so this is all about your news. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि आपका पोल्यूशन को हमें कर्ब करना है, रिड्यूस करना है, ओके। देन सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें हम लोग की थिकनेस कितनी होगी, कितने माइक्रोन से कितनी माइक्रोन तक की लिमिट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 50 माइक्रोन से 75 माइक्रोन होना चाहिए 120 30 सितंबर से, एंड टू 120 माइक्रोन्स विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2022, and complete ban on use of sachets using plastic material for storing, packing or selling गुटखा, tobacco and पान मसाला, ठीक है। उसके बाद में आपको बोला गया है कि स्टेप्स कौन से हैं। एक तो है आपका मास्कोट। मास्कोट क्या है? प्रकृति मास्कोट टू स्प्रेड ग्रेटर अवेयरनेस अमंग मासेस एंड ब्रिंग बिहेवियरल चेंज। ई गवर्नेंस पोर्टल्स एंड एप्स बनाए गए, जैसे नेशनल डैशबोर्ड है ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लॉन्च किया है ईपीआर, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी पोर्टल फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। देन एक मोबाइल ऐप भी है फॉर एसयूपी सिंगल यूज प्लास्टिक ग्रीवेंस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग मॉड्यूल फॉर एसयूपी फॉर लोकल बॉडी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्सेट्रा। डायरेक्शंस भी इशू किए हमने नेशनल और स्टेट और लोकल लेवल पे। जितनी भी लीडिंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उनको बोला गया है कि वो लोग प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स को सप्लाई नहीं करेंगे। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पीसीसीज है, उनको मॉडिफाई करने को बोला गया है कंसेंट को अपने टू बी ऑपरेटेड इशूड अंडर द एयर वाटर एक्ट टू इंडस्ट्रीज एंगेज इन बैंड एसयूपी प्रोडक्शन सिंगल यूज प्लास्टिक। और बोला गया कि जो कस्टम्स अथॉरिटी है टू स्टॉप द इंपोर्ट ऑफ बैंड एसयूपी आइटम, ठीक है। तो जो भी एसयूपीज में आते हैं उनके आइटम्स को हमें इंपोर्ट नहीं करना है, ये भी हम लोगों ने ऑर्डर्स दिए हैं। इससे रिलेटेड न्यूज क्या क्या है? दैट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात अमंग टॉप इंडियन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर्स। फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डेटा। इसमें बोला गया कि इंडिया रैंक 5 इन जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। 83 of this just come from 10 states and union territories. Okay, so you have to understand that what if effect do we have of single use plastic on our environment. Next one we have is your Puneet Sagar Abhiyan. So United Nations Environment Program has signed this MOU with National Cadet Corps to tackle issue of plastic pollution through PSN Tider Turner's Plastic Challenge Program. इसका एम क्या है कि लोग अवेयरनेस इंक्रीज कर सके अमंग लोकल पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक। ये एक रिपोर्ट है जो रिसेंटली रिलीज की गई थी बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के थ्रू। प्रोजेक्शंस क्या क्या है कि प्लास्टिक्स का जो यूज होगा उसका वेस्ट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगा ग्लोबली, ठीक है। लार्जेस्ट इंक्रीज एक्सपेक्टेड इन एमर्जिंग इकोनॉमीज इन सब सहारन अफ्रीका एंड एशिया।
and following impacts from plastic life cycle are projected to be more than double greenhouse gas emissions, ozone formation, acidification and human toxicity. ठीक है, अभी कुछ डिस्कस कर लेते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के बारे में. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 को इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. की प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं वो ये है कि ई वेस्ट को डिफाइन किया गया है, जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, डिस्कार्डेड वेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, उसको हम लोग ई वेस्ट बोलते हैं. ठीक है, वो जो कि ज्यादातर तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से होता है, रिफर्बिशमेंट की वजह से होता है और रिपेयरिंग के वक्त हमें देखने को मिलता है. कवरेज में अगर आप देखो तो इसमें क्या क्या कवर होता है, एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर एंड रिसाइकलर इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ ई वेस्ट विद सर्टेन एक्सेप्शंस. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है मैन्युफैक्चरर का, प्रोड्यूसर का, रिफर्बिशर का, रिसाइकलर का ऑफ द ई प्रोडक्ट्स विद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. Introduction of the EPR certificates to incentivize the registered electronic waste recycler by introducing, okay. CPCB कंडक्ट करता है रैंडम सैम्पलिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का प्लेस इन द मार्केट, ताकि वो हजार्डस सब्सटेंसेस का प्रेजेंस मॉनिटर कर सके, कंप्लायंस की जो भी रूल्स है वो चेक कर सके. Imposition and collection of environmental compensation on the producer in case of non-fulfillment of obligation as per CPCB guidelines. ठीक है, तो ये आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आप एक बार रीड कर लो कि कैसे हमें प्रोड्यूसर्स होकर क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैन्युफैक्चरर, रिसाइकलर एंड स्टेट गवर्नमेंट. स्टेटस की अगर आप बात करो ई वेस्ट जनरेशन की, तो थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट, and it produces about 4 million metric tons of e-waste and this is expected to increase 40-fold by 2050. So it is very concerning. Computer devices annually 70% contribute करते हैं हमारे e-waste production में, और टोटली पूरा वेस्ट का 1.5% ही हमारा रिसाइकल होता है थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस. ओके, अब इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु एंड हरियाणा आर अमंग द स्टेट्स दैट हैव हायर कैपेसिटी टू डिसमेंटल एंड रिसाइकल अ वेस्ट. ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. ठीक है, ये 2.6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो यू ऑल प्लीज वॉच दिस वीडियो. I am going fast because we have to cover this by considering only the important points that are relevant for exams. Even if you have not understood anything or if you have any doubt in this, then you can please let me know in the comment section. Okay, हम लोग उसको फिर से पॉइंट को रिवाइज कर लेंगे एक सेपरेट वीडियो बनाकर, अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आई है तो. ठीक है, तो मैं अभी जो स्पीड में हम लोग पढ़ रहे हैं इससे ही हमें कवर करना है, बिकॉज वी पीपल, आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल हैव कवर्ड योर स्टैटिक पोर्शन एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस न्यूज, बिकॉज these news have been there in the entire paper for the entire year. Okay, so ये कहीं ना कहीं पर पूरा साल कहीं ना कहीं पर तो मेंशन किया ही गया है. So this is not a new thing to you all people, so we are just simply doing a sort of revision and that is why I'm going a bit faster. So I hope this thing is clear to you. Okay, so we will take this 2.6 in the next video. Okay, इसके बाद में देख लेते हैं एक बार कितना है इसमें. yes, इसके बाद में तो आपका थर्ड ही है. so okay, so we'll cover this in the next video. Okay, so thank you for watching. Thank you everyone.